हेलो, आपको मेरी आवाज कहां तक आ रही है? मेरा हाथ उठा के बताएंगे क्या? वो आखिरी में वहां तो रोड पे है, क्या आवाज आ रही है? शुक्रिया। और इधर वो जो वहां आखिर में है, अच्छा उधर हमारे माइक की आवाज कम जा रही है, कोई बात नहीं। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमाहार। ये हस्ती तब तक रहेगी जब तक इतिहास रहेगा, दुनिया रहेगी। और ये साबित आज यहाँ की जो मोहब्बत है उसने साबित कर दिया। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मंगलोर के लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया हरिद्वार के लोगों का। मुझे यहाँ आपने बुलाया, अपनी बात को कहने का मौका दिया, इतने बड़े पैमाने पे आप लोग इकट्ठा हुए। बैठ जाओ, वो तुमसे अपील कर रहे हैं बैठने की, बैठ जाओ। आपकी मोहब्बत के लिए शुक्रिया, मगर अनुशासन बनाओ। वो देखो जो लोग पीछे बहुत दूर खड़े हुए हैं और जो दरबारों में खड़े हुए हैं, उनके बारे में भी सोचो। अगर आप जाएगा सर, बहुत अच्छे, सब लोग मोहब्बत का जो है ना वो करें, ताकीद पेश करें, बैठ जाएं। तभी मुझे अपनी तकरीर करने का मजा आएगा अगर आप लोग बैठ जाओगे। बहुत शुक्रिया, आपसे भी कह रहे हैं बैठ जाइए ना, क्यों माहौल खराब करा रहे हैं? आप हमारे लोग हैं, किसी द्वारा भेजे गए, बैठ जाओ। हरिद्वार मंगलोर की धरती और उत्तराखंड की सियासी मैदान में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नौजवानों की मेहनत, मुझे दोबारा से मैं शुक्रिया अदा करता हूं बुलाने के लिए। मेरे दिल पर तो शायद मेरी बात हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगी, तो जो लोग शोर कर रहे हैं वो मेरे और आपके बीच में बाधा है। मैं दिल से कह सकता हूं कि वो हमारे लोग नहीं हो सकते। जो हमारा है वो तो हमारे ऊपर जान उठाता है, जो हमारा है वो तो हमारी एक आवाज पे मरने मिटने के लिए तैयार है। वो क्या हमारी बात नहीं मानेगा? वो मानेगा हमारी बात, लेकिन जो नहीं मान रहा है वो हमारा नहीं है। और सियासत में जो हमारा नहीं है उसको भी हमारा बनाया जाता है। तो आपने यहां बुलाया, मैं इस रैली के लिए सबकी टीम, विधानसभा की टीम, हमारे नेता आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी, इस प्रोग्राम के आयोजक हमारे छोटे भाई मोनिश जी, इस मंच पर उपस्थित उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी, मुख्य प्रभारी अहमद भाई नितिन जी, मेरे साथ चल के आए अजीत गुर्जर जी, गौतम प्रधान साहब और उत्तराखंड का एक कार्यकर्ता पदाधिकारी। साथियों, मैं बस 15 मिनट आपसे बात रखना चाहता हूं। बात वो कि महाराज गुरु नानक देव, संत कबीर अपने गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आप सबको जय भीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज बात ज्यादा करने के लिए महापुरुषों को तो मैं एक बार में नमन कर लेता हूं। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब श्री काशीराम और ये नौजवान साथियों, ये आपके बराबर में उत्तर प्रदेश लगता है। शामली से हम लोग चल के आए, वहां एक बड़ी रैली थी और जो ताकत आपने यहां दिखाई उतनी ताकत वहां पर भी थी। और वो ताकत जब वो रोड से गुजर रही थी तो लोगों को समझ आ रहा था कि आज आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जब मैं यहां आया और मैंने यहां के लोगों को देखा
तो मुझे एहसास हुआ कि उत्तराखंड भी किसी पीछे नहीं। उत्तराखंड वालों ने भी ऐलान जंग कर दिया है कि हम सत्ता परिवर्तन रैली कर रहे हैं और अब उत्तराखंड में हम लोग मानेंगे नहीं। अब उत्तराखंड में हम सत्ता छीन लेंगे। ये ऐलान जंग जो है मंगलौर की धरती से आज आप लोगों ने साबित की है। मगर जिम्मेदार साथियों, चुनाव आपके बीच आने वाला, लोग आपके बीच आएंगे और इस 70-72 साल की इस आजादी में, आजाद भारत में आपने ये भी देखा कि हमेशा जो वंचित वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वोटर ही बने। आज तक वो इस देश में मालिक नहीं बन पाए, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार इसलिए दिया था कि वोट के जरिए ये वंचित वर्ग के लोग, कमजोर वर्ग के लोग सत्ता हासिल करेंगे और जो परेशानियां उनकी जिंदगी में हैं, चाहे वो रोजगार की हो, चाहे वो धार्मिक परेशानी हो, चाहे वो जाति अत्याचार की परेशानी हो, चाहे रोजगार की परेशानी हो, चाहे अपने मस्जिदों में, मंदिरों में, गुरु घरों में, बुद्ध विहारों में आजादी से अपने धर्म को मानने की आजादी हो। और मैं समझता हूं कि आज तक भी वो आजादी अधूरी। सत्ता होती क्यों है? सत्ता इसलिए होती है कि जिनका वोट होता है वो अपने वोट को यूनाइट करके अपने प्रतिनिधि को चयन करके वोट देते हैं और वोट के जरिए वो अपने क्षेत्रों की समस्याएं को खत्म कराने का काम करते हैं। मैं अपने दिल से आप लोग पूछो, क्या 72, 70, 71, 72 साल की आजादी में आज भी मुसलमान अपने मन से डर निकाल पाया कि ये उसका मुल्क है? बताओ मुझे, क्यों नहीं निकाल पाया? ये रहनुमा तो यही थे सब, जो रहनुमा चुनाव के बीच आपके सामने आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हम तो नए लोग हैं, हम भीम आर्मी के लोग तो मेहनत करते हैं। जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी सीएए एनआरसी का कानून लाई, आप सबको पता है, आप अपने दिल से पूछो, गवाही दो कि जब मुसलमान को कोई ऐसे भी नहीं छू रहा था कि तेरी राजनीतिक रोटियां खत्म हो जाएगी, तेरी सियासत खत्म हो जाएगी, तो जामा मस्जिद में आपके बीच में कंधे से कंधा मिला के कौन लड़ा था? अपने दिल से पूछ के देखो। और वो लड़ाई सियासत की लड़ाई नहीं थी, वो मैसेज था जामा मस्जिद के जैसी सीढ़ियों से कि आने वाले वक्त में दलित, मुस्लिम, पिछड़े वर्ग के लोग मिलकर वो इत्तेहाद करेंगे और वो अपनी सत्ता काबिज करेंगे। वो इन संप्रदाय ताकतों को, आपके अधिकार छीनने वालों को, वो आपके जो आप पे जो है जुर्म जाति करते हैं, उनके खिलाफ ये मैसेज था कि आने वाला समय जो है वो मजलूमों का है। और मैं समझता हूं कि उसके बाद बड़े पैमाने पे पूरे देश में हमने वादा किया था कि हम लोग शाहीन बाग बनाएंगे। और आप जानते हैं कि 5000 शाहीन बाग जो है, ऐसा आंदोलन ना फिर सदियों में कभी हुआ और मैं मानता हूं कि ना ही कभी होगा। ऐसा आंदोलन आप सब लोगों की ताकत से होने का काम हुआ। लेकिन फिर मेरा सवाल है कि किस ताकत के दम पे उन्होंने वो कानून पारित किया? क्या आपकी उसमें रजामंदी थी? तो वो कानून कैसे पास हुआ? मैं फिर आपको एक उदाहरण देता हूं कि किसान नहीं चाहते कि किसानों के खिलाफ 3 कानून लागू। किसान नहीं चाहते, लेकिन बिना किसानों से पूछे सरकार ने कानून बना दिए। मैं पूछना चाहता हूं, ये जनतंत्र है, जो जनता चाहती है होना चाहिए, लेकिन ये सरकारें अपने आप क्या तय करती है कि हम कौन सा कानून लाने वाले हैं? ऐ मेरे भोले भाले समाज के लोगों, अपनी ताकत को पहचानो। आप वोट तो देते हो कि आपकी मदद करेंगे। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी है, कभी कांग्रेस रहती है, कभी बीजेपी रहती है। मेरे लिए दोनों एक नजर में एक जैसी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये पूरी कांग्रेस टूट के बीजेपी में हुई और बीजेपी की सरकार आई। हमारे लोगों ने वोट दिया था इसलिए कि बीजेपी से मुक्ति मिलेगी। और आप याद करो वो दिन, उत्तराखंड के लोगों से पूछ रहा हूं, जब यहाँ कांग्रेस की सरकार गिरा के बीजेपी की सरकार कांग्रेस के विधायक बनवा रहे थे, क्या मैं गलत कह रहा हूं आपसे? तो वो आपकी वोटों का सौदा करते हैं, वो आपकी वोट लेते हैं और चुनाव के बाद वो आपको ठेका दिखाते हैं। फैसला आपको करना पड़ेगा
कि आप किसका साथ देना चाहते हैं। वो जो आपके लिए लड़ना चाहता है, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपकी लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है, या उसका साथ देना चाहते हैं जो हमेशा से आपको ठगता है। क्या अगर इस लोकतंत्र में सत्ता भी आई, सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की भी सरकार रही, क्यों आपके बुनियादी मसलों पर चर्चा नहीं होती है? क्यों मुसलमान के, दलित के, पिछड़े के एजुकेशन पर चर्चा नहीं होती है? क्यों उनके रोजगार पर चर्चा नहीं होती है? क्यों उनकी तरक्की के रास्ते खोलने के लिए आरक्षण पर चर्चा क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती है क्योंकि आप सिर्फ वोटर हैं। आपको वो चुनाव के बाद बीच में आके आपके बात लेकर ठगते हैं। लेकिन मुझे बताओ कि ठग क्या तुम्हारे भला कर सकते हैं? ये लोकतंत्र है, इसको मैंने आज भी कहा, नाम देते हैं राजतंत्र का, राजनीति की बात करते हैं। राजनीति का मतलब समझते हो? अब तक आपके साथ हुआ क्या है? राजनीति तो हुई है। चुनाव से पहले आप चाचा जान होते हैं, भाईजान होते हैं, ताया जान होते हैं, खाला होते हैं, मौसी होते हैं, फूफी होते हैं, और चुनाव के बाद आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होते हैं, आप दलित होते हैं, आप पिछड़े होते हैं, और आप सिर्फ सताने के लिए होते हैं इन लोग। मैं पूछना चाहता हूं, दलित वर्ग के लोग यहां बड़े पैमाने पे हैं, आप ये बताओ, संविधान के अलावा संविधान से जो अधिकार मिले उनको कौन छीनना चाहता है? बीजेपी। और संविधान को बचाना कौन चाहता है? जब हम बचाना चाहते हैं और वो छीनना चाहते तो सीधी लड़ाई उनसे तो है, बीच में तो कुछ है ही नहीं। जिनके एजेंडे में ना तो जाति, ना धर्म, ना मजहब, ना मुसलमान, ना दलित, ना पिछड़ा, ना किसान, ना मजदूर, ना महिलाएं, कब तक जो है उनके भरोसे सियासत करोगे मेरे भोले भाले समाज के लोगों? ये उत्तराखंड है, हमारे यहाँ कहते हैं कि हरिद्वार मनुवाद का गढ़ है। मैं यहाँ से कहता हूँ कि ये तो बहुजन समाज का गढ़ है। आने वाला कल जो है समाज पार्टी का है। आप एक मत आप यही रहते हैं। राजनीति का मतलब सिर्फ वोट नहीं होती, वोट तो आप देते आए हो। आप अपने दिल से आकर के पूछो, मंगलोर की सरजमीन से पूछ रहा हूं, आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, जब आपके साथ जुल्म ज्यादती होती है तो कौन खड़ा होता है आपके साथ? और कोई ऐसा मौका भी बताओ, चाहे राबिया बहन का मामला हो या किसी और का मामला हो, एक ऐसा मौका बताओ जब बीमारी के लोगों ने अपने भाइयों का हाथ छोड़ा। एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ वोट चाहते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को आगे बढ़ा के आपका राज स्थापित कराना चाहते हैं, कमजोर लोगों को ताकत बनाना चाहते हैं। कब तक, आखिर कब तक जो है मोहरे बने रहोगे? बताओ, क्या तुम्हें अपने बच्चों के बारे में फैसला नहीं लेना? क्या तुम नहीं समझते हो कि वो कहते हैं मैं हिंदू राष्ट्र बनाना है? कौन रोक रहा है? उनके खिलाफ कौन लड़ रहा है? बताओ। तो फिर मुझे अपने दिल से पूछो, हिंदू राष्ट्र में दलितों क्या होगा? तो भी पता है तुम्हें? पता है? वो होगी जो संविधान से पहले थी। ना मकान बनाने की आजादी, ना संपत्ति बनाने की आजादी, ना स्वाभिमान से जीने की आजादी, ना पढ़ने की आजादी, ना नौकरी करने की आजादी, और ना ये मंच सजेगा, ना आप पे वोट होगी, ना आपके मोहल्ले में कोई आपके पैर छूने आएगा, ना आपको कोई जानवर से ज्यादा कुछ समझेगा। हमारे दलित वर्ग के लोगों, पिछड़े वर्ग के लोगों, यही हैसियत है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे साथियों, मुझे आपने मौका दिया, जब हम एकजुट होके इस हरिद्वार की सियासत में, उत्तराखंड की सियासत में भागीदारी करके सरकार बना सकते हैं, तो आप लोग किसके भरोसे? ये कुछ मुस्लिम साथियों को ये भ्रम भी फैलाया गया होगा कि भाई उनके साथ तो लोग ही नहीं है, मगर मैं लिख के कहता हूं कि आज हरिद्वार का जर्रा जर्रा बोल रहा है कि और बंद इसलिए नहीं है, बंद तो 27 तारीख को कल किसानों ने बुलाया है। बंद इसलिए है कि वहां बहुजन समाज के लोगों ने, दलित, पिछड़े, मुसलमानों ने इत्तेहाद किया है और ये ऐलान किया है कि अब आने वाला समय वो कमजोरों का होगा। कि एक तरफ वो
लोग हैं जो जालिम है और जालिम का साथ देते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये मेरी जो बाजू है, जैसा मैं कह रहा था, यहाँ जितने भी कार्यकर्ता हैं वो हर एक चंद्रशेखर आजाद, और जितना मोल मेरे लिए एक अमीर कार्यकर्ता का है उतना ही मोल मेरे लिए एक गरीब कार्यकर्ता का है। वो गरीब कार्यकर्ता मेरे सर माथे है और वो अमीर कार्यकर्ता मेरे सर माथे है। लेकिन मैं कह रहा हूं, आपको फैसला लेना पड़ेगा। आप जानते हैं ना, मुझे मैं मांगने में भरोसा नहीं रखता हूं। चंद्रशेखर आजाद मांगता नहीं, आप इस बात को जानते हैं। हम ये जानते हैं जिसमें दम होता है वो छीन लेता है। हम अपना हिस्सा छीनने के लिए आए हैं। और मैं फिर कह रहा हूं सियासी लोगों को, हमारी लड़ाई उनसे नहीं। इस दिन ये लोग तैयार हो जाएंगे ना, आवाम तैयार हो जाएगी। मैंने बड़े बड़े दरखत जो हैं, वो कहते हैं ना कि मगरूर आंधिया दरखतों को पटक जाएंगी, मगरूर आंधिया दरखतों को पटक जाएगी और वही साथ बचेगी जो लचक जाए। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, और वही व्यक्ति जब बीजेपी में मिल जाएगा फिर क्या करोगे? ये सुनो, ये सोच बदलो। अगर आप इस सोच को अपने दिमाग में रखने, जहन में रख के वोट दोगे तो जो आपके लिए लड़ना चाहता है उसके विश्वास को कितना बड़ा चोट पहुंचेगी, समझते हो? वो क्यों लड़ेगा? उसके मन में तो रहेगा कि यार ये तो मेरे साथ भी नहीं खड़े होंगे, क्योंकि जो लड़ेगा ना उसको सहना पड़ेगा। वो जेल भी जाएगा, वो मुकदमा भी झेलेगा, उसमें गोली भी चलेगी, उसका अपमान भी होगा, सब कुछ होगा। ये जालिम सरकार उसको तोड़ने का काम करेगी, उसको कौन सुरक्षित रखेगा? आपने पहले भी इस देश की आजादी में कुर्बानियां दी है। क्या हम रेशमी रुमालदारी को भूल गए? हम नहीं भूले रेशमी रुमालदारी को। ये यूपी का हिस्सा ही था जिसको अब उत्तराखंड 2000 में जो बन गया, उससे पहले ये भारत था। और भारत में जब रेशमी रुमाल तहरीक चली, इस देश के मुसलमानों ने कुर्बानियां दी। एक पेड़ पे शामली जब तोपखाना लूटा गया, एक पेड़ पे एक मौलवी, और यहां से शामली से लेकर दिल्ली तक इतना बड़ा इतिहास इस देश की आजादी के लिए। और जिसने आजाद किया आज वो अपने आप को साबित करता फिरता है कि मैं देश का वफादार हूं। मैं पूछना चाहता हूं रहनुमाओं से, आप भी पूछना, जबान खोलो, सवाल करो कि मौलाना कलीम सिद्दीकी का क्या गुनाह है भाई? बताओ क्या गुनाह है? क्यों रहनुमाओं के मुंह चुप है? उनका वोट भाग जाएगा। अरे उनका वोट भाग जाएगा तो कत्ल करवाओगे, मार लोगे। मैं पूछना चाहता हूं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का दोष क्या है? उनका गुनाह क्या है? गुनाह यह है कि भारतीय संविधान हर धर्म को आजादी देता है। आर्टिकल 25-26 के अपने धर्म की प्रचार प्रसार करे, अपनी कौम को आगे बढ़ाने के लिए काम करे। हम भी कर रहे हैं, हम इसे अपनी कौम मानते हैं, बहुजन समाज को हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ने कोई मुद्दा नहीं है मेरे दोस्तों। उनको मुद्दा बनाना है। वो चाहते हैं कि इस मुद्दे पे मुसलमान घर से बाहर निकलकर आए और आके इत्तेहाद करे, प्रोटेस्ट करे, आंदोलन करे, और ये जालिम सरकार, इनके लोग बैठ कर उनके ऊपर गोली चलाए, सरेआम कत्ल हो, और ये माहौल बनाए हिंदू मुसलमान का। मैं दलित वर्ग के लोगों को पूछना चाहता हूं, अगर तुम हिंदू होते तो तुम्हें पानी पीने के लिए किसने रोका? तुम्हें मंदिर में घुसने के लिए किसने रोका? तुम पे पढ़ने की फाउंडेशन किसने लगाई कि नहीं पढ़ोगे? तुम्हें संपत्ति रखने का अधिकार तुम्हारा किसने छीना? तुम्हें इस देश में गुलाम बना के रखने के लिए कौन जिम्मेदार? सदियों से आपको गुलाम बना के रखा गया। मैं दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों से कह रहा हूं कि हिंदू सिर्फ और सिर्फ चुनावी मोहरा है। चुनाव के बाद आप पिछड़े हो जाते हैं, और पिछड़े वर्ग के लोग यहाँ मौजूद हैं। ये बताओ, जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा रही सरकार? अगर पिछड़े वर्ग के देशी है तो क्यों जातिगत जनगणना भाग रही है? इसलिए भाग रही है कि पता लग जाएगा कि इस देश की सत्ता पे, सिस्टम पे कौन काबिल है, कौन प्रमुख सचिव है, कौन जज है, कौन आईपीएस है, कौन आईएएस है, कौन सीबीआई का हेड है, कौन ईडी का हेड है, कौन इनकम टैक्स का हेड है, कौन आईबी का हेड है, और ये संस्थाएं करती क्या है? अगर मैं कहता हूं, संविधान भी कहता है कि चाहे दो दोषी बच जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। मैं यहां से ऐलान करता हूं कि अगर
मौलाना कलीम साहब पे जुर्म ज्यादती बढ़ाई गई है, उनके साथ अगर उनके साथ छल किया गया तो आजाद समाज पार्टी पूरे देश में इत्तेहाद करेगी और सरकार की नींव हिला देगी, याद रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूं 10 साल बाद पता लगता है कि निर्दोष था, लेकिन जो मीडिया माहौल बनाती है उस समय ये बता के ये दोषी है, ये कर रहा था, ये कर रहा था, उसको कौन वापस लौटाएगा? उसके बाद 10 साल कौन लौटाएगा? फिर कह रहा हूं रहनुमाओं का भरोसा छोड़ो, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने ना देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने ना देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, कोहराम। भीम आर्मी के लोग सुनिए, भीम आर्मी के लोग ना तो सीबीआई से डरते, भाई डरते हैं क्या? ना ईडी से डरते, ना इनकम टैक्स से डरते, ना आईबी से डरते, बिल्कुल नहीं। अगर कमजोर है तो हमारी एकता नहीं बन पाई इस वजह से। फिर कह रहा हूं जाग जाओ, फैसले लो, आपने आजमा लिया है, आपने देख लिया है, आप ताकत जानते हैं, गुमराह होना बंद करो, एकजुट बन जाओ, ताकत बना के आगे बढ़ो और अपने भविष्य के फैसले, अपनी आने वाली नस्लों के फैसले खुद लिखो, क्योंकि सत्ता वो चाबी है। आप मुझे देकर देखो उत्तराखंड की चाबी, अगर 1 महीने में आपकी तरक्की के रास्ते भी खोल दे तो जिंदगी में राजनीति करना छोड़ दो, घर बैठ जाऊंगा। आपने तमाम लोगों को आजमाया, इस बार मेरा साथ देना, कोई फांसी नहीं चढ़ा रहा तुम्हें, तुम लोग कल भी अपने आप लड़ रहे थे और आगे भी लड़ोगे, तुम्हारे साथ जो खड़ा होगा वो तुम्हारा अपना है। मैं फिर कह रहा हूं आपने सबको ताकत दी, ऐ मेरे जिम्मेदार लोगों, आपने सबको ताकत दी, मैं आपसे दोनों हाथ फैला के ताकत मांग रहा हूं। एक बार अपने इस खून को, अपने भाई को ताकत देके देखो, अगर वारे नारे ना कर दिए तब मुझे कह देना। आप फैसला आपके हाथ है, मेरे पास काम बहुत ज्यादा, फैसला आपके हाथ है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आज आपसे गुजारिश करने आया, आप काम देखें, काम देख के, दिल देख के, हमने तो यही सुना है कि नेक नियत और मंजिल आसान, यहां पूरी ईमानदार से बताना जितने लोग हैं। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे कि एक पार्टी ने यहाँ परिवर्तन रैली निकाली थी, हमारे लोगों को 500 रुपए दिए, क्या जाना ऐसी परिवर्तन रैली थी। तुम ये बताओ, चलो रोजगार नहीं मिल रहा, ये भी रोजगार से हमारे लोगों को, ये सरकार और रोजगार तो दे सकती। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई एक शख्स हाथ ला के बताए जो यहाँ, जो पैसों में यहाँ, जिसको पैसे दे गए, ये मोहब्बत करने वालों की भीड़ है और भीड़ नहीं है, ये आवाम है। इसके लिखे फैसलों को दुनिया की कोई अदालत चैलेंज नहीं कर सकती, याद रखना मेरे साथियों। आप यहाँ जो है ना, आप अपने आप को कमजोर समझना बंद करो, अकेला समझना बंद करो, आप आवाज लगाओ, जहां आप पसीना दोगे वहां खून देने का काम हम लोग करेंगे। आप आवाज, आप अपने मुकद्दर का फैसला खुद करो। और आप ये भी समझो कि ये जो गरीबी, बेबसी, ये जो परेशानियों की जिंदगी आप लोग जी रहे हैं, जहां साथ भी नहीं ले पा रहे, अपने हक के लिए बोल नहीं पा रहे, इसका जिम्मेदार कौन है? वो जिसको आप रहनुमा मान के वोट दे रहे थे वो, या वो जो आज सत्ता में काबिज है? ना वो रहनुमा आपका और ना वो जो सत्ता में काबिज जो बैठा है वो आपका, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपको चुनाव के समय याद करेंगे। लेकिन यहाँ एक ऐसी पार्टी भी है, एक ऐसा संगठन भी है जिसके कार्यकर्ता ना बारिश से डरते, ना तूफान से डरते, ना आंधी से डरते, ना रात से डरते, ना दिन से डरते, ना धूप से डरते, और ना ही लड़ने से डरते। वो जेल नहीं बनी जिसका डर जो है भीम आर्मी को झुका दे। याद मैं तो फिर कह रहा हूं, उत्तराखंड की धरती से, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी कह रहा हूं कि आने वाला समय जो है ना, वो तुम्हें हमारे लोग मुंह से नहीं वोट से जवाब देकर बताएंगे कि हम यहाँ नौकर हैं या हम यहाँ मालिक हैं इस प्रदेश में। ये फैसला हमारे लोग अपनी वोट से करके बताएंगे। और मैं नौजवानों से कह रहा हूं,
ये बाबा साहब संदेश देके गए। बाबा साहब ने कहा कि जिस कौम का युवा जीते जी उस कौम के हकों की लड़ाई नहीं लड़ता, वो जीते जी भी मरे के समान होता है। और जिस कौम का युवा जीते जी उस कौम के हकों की लड़ाई लड़ता है, वो मरकर भी अमर हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता वो चाबी है जो आपके सारे रास्ते खोल सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता में भागीदारी ना करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है, राजनीति जिसको राजनीति कहते हैं, वो ना करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आप पे शासन करते हैं। बताइए, जिनको चाय बेचनी थी वो देश बेच रहे हैं, और जिनको देश चलाना था वो लोग जो है रोटी रोटी के लिए मोहताज हो रहे। शर्म करो यार, अपनी ताकत को पहचानो, निकलो घर से। इतना सा उत्तराखंड, इतना सा उत्तर प्रदेश में तो हमने वो माहौल तैयार कर दिया कि वहां तो लोगों को ये मन बन गया है, यहां जिला पंचायत चुनाव नहीं होते वरना हम बता देते कि हमारे पाले में क्या है। समझ रहे हो? ये गरीबों की आवाज है। आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी एक गरीब की आवाज है। तो यूपी में तो हमने बता दिया कि हमें कितनी क्षमता है। अगर उत्तराखंड में बीजेपी के लोग चुनाव करवाते पंचायत का, तो पता लग जाता है इन लोगों को कि हरिद्वार जनपद में हवा किस ओर बह रही है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जिन्हें अजमा लिया, हमारे बाबूजी कहते थे कि अजमाए हुए को अजमाना बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। जिनको अजमा लिया उनको भूलो और नए लोगों को मौका दो, और फिर देखो कि हवा किस ओर चलती है। हवा आपकी ओर चलेगी, याद रखना मेरी बात। भीम आर्मी वो टीम है जो बिना सरकार जैसा माहौल बना के रखते हैं। नफ्ती बताओ, जालिम का रसूख, जालिम की ताकत कांपती है जब भीम आर्मी के लोग मेहनत करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग, मैं आपसे कह रहा हूं, अपने दिल की बात कह रहा हूं साथियों। वक्त बहुत कम है, जोर लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूं, कुछ को तुम जगा दो, और चारों तरफ माहौल बना दो, और आने वाला दौर गरीबों का ला दो। ऐसी मेरी जो है ना आप लोगों से गुजारिश है। तो मैं अपनी बात को विराम देता हूं एक शायरी के साथ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक हार के ना बैठ मंजिले मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कोई गुजारिश करे आपसे, दोनों हाथ उठा के बताओ कि कोई गुजारिश करना अगर आपसे चाहे, कोई मेहमान आपका, तो क्या उसको इजाजत है? दोनों हाथ उठा के बताओ तो भी मानेंगे। शुक्रिया। कि ये चांद, ये सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक आपके हाथ मेरे हाथ में रहे, और साथ से टूटकर गिर जाए वो पत्ते नहीं हैं। आंधियों से कह दो औकात में रहे। आने वाला कल गरीबों का है, नौजवानों का है, दलितों का है, मुसलमानों का है, पिछड़ों का है, अल्पसंख्यकों का है, सिखों का है, जैनों का है, बुद्धिस्टों का है, पारसियों का है, उन लोगों का है जिनको सत्ता से बाहर रखा गया। मैं फिर कह रहा हूं, इस बार किसी की बातों में मत आना। हो सकता है कि मेरी जिंदगी में दिन कम हो, लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण, हो सकता है दिन कम हो, मैं आपके भी द्वार न लौटूं, मगर मैं विश्वास से कह रहा हूं कि मैंने जो लोग तैयार किए हैं वो धोखेबाज नहीं है, वो धोखेबाज नहीं है, वो आपकी लड़ाई को मंजिल तक लेके जाएंगे। और यहां इस प्रोग्राम में जो लोग शामिल हुए, जिन्होंने मेहनत की, हमारे जिला अध्यक्ष सुशील कुमार जी, शेखर कुमार जी, सुशील पाटिल जी, शहनवाज अली जी, मोहसिन अहमद जी, सुनील कुमार जी, सौरभ जी, मिथुन नोटियाल जी, अंकुल जी और दीपक कुमार जी, रिंकी जी, रविंद्र लामा जी, अनुराग पंत जी, राहुल जी, मनोज जी, सनोज जी, धर्मेश जी, मांगेराम जी, शिव कुमार जी, अरुण जी, मोहनदास जी, किरत जी, सुशील पाटिल जी, महक सिंह जी, एहतराम जी, नीरज कुमार जी, अदर अंसारी जी, खुर्शीद जी, मेजर शहनवाज जी, सुक्रम पाल जी, और भीम आर्मी के जो नौजवान हैं, हमारे हरदिल अजीज नेता, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष
भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष अमरीश कपिल जी और जो भीम आर्मी की पूरी टीम है, एक एक कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी मोहब्बत का एहतराम, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप समझ जाओ आपका मुस्तकबिल आपके हाथों में है, आपको तय करना है। कब तक जालिम के सहारे लड़ोगे यार? कभी वफादारों खुदारों के साथ भी जो है ना खड़े होकर लड़ो। देखो अगर लड़ने का मजा ना आए तब क्या, मैं दिल से कह रहा हूं, मेरी बहुत बहुत मोहब्बत है आप लोगों को, लेकिन याद रखिए कि जब आपके साथ कोई परेशानी खड़ी होगी, पहले तो ना हो, पूरा लेकर के कह रहा हूं कि ना हो, लेकिन जब होगी तो बिना आवाज के अगर कोई खड़ा होगा तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग होंगे। वो चंद्रशेखर आजाद होगा, वो आपका अपना भाई होगा और वो आपका अपना खून होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये सेंगर भी है, बहुत सारे साथी हैं।